कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, शुभ आशीष। आज की सामाजिक विषय की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से इतिहास के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बच्चों सल्तनत काल की शुरुआत। पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के उद्देश्य को जानेंगे। उद्देश्य मतलब कि आज हम इस पाठ में क्या क्या जानेंगे। हम जानेंगे कि सल्तनत काल की शुरुआत कैसे हुई और गुलाम वंश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बच्चों हम समझेंगे। सुल्तान इल्तुतमिश एवं उसकी शासन व्यवस्था से बच्चों हम परिचित होंगे और रजिया सुल्तान के बारे में जानेंगे। नसरुद्दीन महमूद बलबन और मंगोल आक्रमण के बारे में आज हम बच्चों अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सल्तनत काल की शुरुआत। सल्तनत काल की शुरुआत। बच्चों, आपने पिछले पाठ में जाना था कि मोहम्मद गोरी एक तुर्क था। वह अफगानिस्तान के गोर राज्य से आया था। उसने अफगानिस्तान में गजनी राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसके बाद उसने भारत पर आक्रमण किए। भारत पर सबसे पहले आक्रमण उन्होंने मुल्तान पर किया और मुल्तान पर बच्चों उन्होंने विजय प्राप्त की। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने 1190 में पंजाब को जीत लिया और जब वो पंजाब को जीतकर दिल्ली और अजमेर की तरफ बढ़ रहे थे तो उनका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के राजा थे। वे वीर, साहसी और महत्वाकांक्षी राजा थे। वो भी भारत में अपनी सत्ता का विस्तार कर रहे थे। इसलिए इन दोनों के बीच मतलब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध की स्थिति बन गई और इन दोनों के बीच करनाल जिले में तराइन के मैदान में 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हैं वो विजयी रहे बच्चों और मोहम्मद गोरी जो हैं वो पराजित हो गए। जब मोहम्मद गोरी पराजित हो गए तो वो वापस अफगानिस्तान चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी सेना का विस्तार किया, अपनी सेना को मजबूत किया और ठीक 1 साल बाद भारत पर आक्रमण किया। फिर से उनका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो हैं पराजित हो गए बच्चों और मोहम्मद गोरी विजयी रहा। मोहम्मद गोरी की विजय के साथ ही भारत में तुर्कों के लिए द्वार खुल गए और बच्चों वहीं से भारत में सल्तनत काल की शुरुआत हो गई। और क्या हुआ बच्चों, जब ये लोग आए, ये तुर्क शासक जो थे, इनका रहन सहन, इनका खान पान, इनका धर्म भारतीय राजाओं से अलग था। इनके शासन करने का तरीका भी अलग था। ये लोग जब गद्दी पर बैठते तो सुल्तान की उपाधि धारण करते। तुर्कों ने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया बच्चों और भारत में 320 वर्ष तक राज किया। अब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। उस समय लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन था। उसने भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए योग्य गुलाम नियुक्त किए थे। ये गुलाम भारत की शासन व्यवस्था को देखते थे और संभालते थे। उन्हीं में से एक योग्य गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। जब बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की मृत्यु का समाचार सुना तो उसने स्वयं को भारत में तुर्क शासक घोषित कर दिया।
मतलब वो उसने भारत की सत्ता संभाल ली और अब जो है उसका राज्य तुर्क सल्तनत कहलाया। इनके बाद 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान बने और दिल्ली तब दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हुई बच्चों। अब बच्चों गुलाम क्या थे, गुलाम प्रथा क्या थी, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। बच्चों गुलाम प्रथा, बच्चों आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी, उस समय आदमी ही आदमी को गुलाम बना के रखता था। तुर्किस्तान के युवकों को गुलाम बनाकर खरीदा जाता था और गुलामों को युद्ध और प्रशासन का काम सिखाकर सुल्तान को बेच दिया जाता था। अब ये सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलामों को ऊंचे पद और जिम्मेदारी सौंपी जाती। मोहम्मद गोरी के समय में बच्चों कई गुलाम जो है भारत की शासन व्यवस्था को संभालते थे और राज करते थे। अब बच्चों एक नए वंश की शुरुआत हो रही थी, तो इनके सामने कुछ चुनौतियां भी आईं। सल्तनत या सुल्तनत के सामने चुनौती। बच्चों सल्तनत को सुल्तनत भी कहा जाता था। सरदार जिन्हें अमीर कहा जाता था वे तुर्क और अफगान कबीलों के थे। इनमें सल्तनत में ऊंचा स्थान प्राप्त करने की होड़ लगी रहती बच्चों और इन्हीं में से सुल्तान चुना जाता। सुल्तान की योग्यता थी कि उसको सैनिक योग्यता तथा शासकीय योग्यता और अमीरों का समर्थन प्राप्त करना पड़ता था। बच्चों अमीरों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य था, वरना वो षड्यंत्र करके उनको गद्दी से हटा देते थे। तो जो राजा का जो समय बीतता वो षड्यंत्र से बचने में बीतता और वो क्या करता कि वो अमीरों को अपने साथ रखता और उसको खुश रखता। अब बच्चों जो सुल्तान जो है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले बाहर के देश से आए थे, तो उनको हिंदुस्तान की जनता से भी सतर्क रहना पड़ता। उनको ये डर लगा रहता कि कहीं हिंदुस्तान की जनता विद्रोह ना कर दे, इसलिए जो सुल्तान है वो हिंदुस्तान के जनता से सतर्क रहता। अब बच्चों सुल्तान को आंतरिक शांति व्यवस्था बनाने के लिए सुचारू रूप से शासन व्यवस्था बनानी पड़ती और बाह्य आक्रमण से बचने के लिए अपनी सेना को विस्तार करना पड़ता, मजबूत करना पड़ता बच्चों। तो ये बच्चों सल्तनत या सुल्तनत के सामने चुनौतियां थी। अब हम बच्चों बारी बारी से वंश के बारे में जानेंगे, मतलब कई वंश आए जिन्होंने राज किया। सल्तनत काल के वंश, सबसे पहले प्रारंभिक तुर्क, इसके बारे में आज हम आप इस कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों। फिर है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंतिम लोदी वंश। कुल मिलाकर इन 5 राजवंशों ने भारत पर 320 वर्ष तक राज किया बच्चों। अब सबसे पहले प्रारंभिक तुर्क। प्रारंभिक तुर्क शासक गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी। तो बच्चों इन लोगों ने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक राज किया। और सबसे पहले कौन आए? सही पहचाना, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बना बच्चों। यह बच्चों जो कुतुबुद्दीन था ये दयालु किस्म का व्यक्ति था, लाखों का दान देता था। तो जब ये लाखों का दान देते थे तो ये लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध हुए बच्चों। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चों एक नए राज्य की नींव डाली थी। तो
इसका अधिकतर समय जो है सेना कार्य में, शासन के कार्य में ही गुजरता था। अब बच्चों, इन्होंने नए राज्य की नींव तो डाली, लेकिन ये अपने राज्य को मजबूत नहीं कर पाए, क्योंकि 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई बच्चों। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल बच्चों। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को बच्चों भवन निर्माण में रुचि थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की भवन निर्माण में रुचि बच्चों। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली थी बच्चों, और इसको जो कार्य जो है इसका पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने। जो ये आप चित्र देख रहे हो बच्चों, ये कुतुब मीनार का है जो दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण कराया। तो ये जो चित्र है ये अजमेर में 2.5 दिन झोपड़े का है बच्चों। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक की भवन निर्माण में रुचि बच्चों। अब इसके बाद कौन आया बच्चों? हमने आपको बताया था, सही अनुमान लगाया, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश माने इल्तुतमिश का जो समय था बच्चों वो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी था। अब क्या हुआ बच्चों? 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बिठाया। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे बच्चों, तो जो है इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और जो है ये उत्तरी भारत के तुर्कों का वास्तविक संस्थापक था, और ये सुल्तान बना बच्चों। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण कराया। इसके द्वारा उसने अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत किया और सुचारू रूप से चलाया बच्चों। अब उसके साम्राज्य कौन कौन से थे बच्चों? इल्तुतमिश के साम्राज्य कौन कौन थे या कौन कौन से थे उसके बारे में जानेंगे। इल्तुतमिश का साम्राज्य विस्तार। बच्चों, जो आप ये चित्र देख रहे हो ये नक्शा है, और ये कहाँ का नक्शा है बच्चों? सही अनुमान लगाया, ये तो भारत का नक्शा है। और इस भारत के नक्शे में जो आप ये पीला वाला भाग देख रहे हो बच्चों, ये इल्तुतमिश का साम्राज्य था। मतलब वो इतने बड़े साम्राज्य का मालिक था बच्चों। और जो ये लाल रंग की जो रेखाएं आप देख रहे हो ये उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो इल्तुतमिश ने बच्चों पाकिस्तान, मुल्तान, दिल्ली, अजमेर, चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, बनारस, पटना आदि राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया था। मतलब उसका अधिकार था, इस इतने बड़े राज्य पर वो शासन करता था बच्चों। तो इतने बड़े राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के लिए उसने कुछ नियम बनाए। तो इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था। अब बच्चों, इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था, दिल्ली को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। किन्होंने? इल्तुतमिश ने। और दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य की राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बनाया। अब बच्चों, उसने इक्ता और अक्ता प्रणाली चलाई। इक्ता मतलब अक्ता, इक्ता को अक्ता भी कहा जाता था। तो इक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन को जोड़ने की नींव डाली। और सुल्तान ने कई राज्यों को प्रांतों या इक्तों में बांटा, जिसको इक्ता कहा गया। अब हर इक्ते में एक सेनापति नियुक्त किया, और इस सेनापति को इक्तादार या अक्तादार कहा गया। अब बच्चों, इस इक्तेदार के पास अपने अधिकारी, अपनी सेना होती, और
ये इन लोगों के साथ मिलकर अपने राज्य की रक्षा करता और वहाँ से कर वसूल करता, और इस कर से वो अपने अधिकारियों का और अपनी सेना का खर्च निकालता, और उसके बाद जो कर बच जाता वो सुल्तान को जमा कर देता। अब है इल्तुतमिश का प्रशासन। बच्चों, इस चित्र सारणी के द्वारा किस प्रकार से इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन का विभाजन किया था, इसको भी हम समझेंगे। तो बच्चों, प्रशासन, विभाजन और जिम्मेदार व्यक्ति। केंद्रीय शासन कई इक्तो प्रांतों को मिलाकर बना था, मतलब जो केंद्रीय शासन था वो कई इक्तो और प्रांतों को मिलकर बना था, और इसका जिम्मेदार व्यक्ति सुल्तान था बच्चों। प्रांत या इक्ता कई परगनों को मिलाकर बना था, और इसका जिम्मेदार व्यक्ति कौन था बच्चों? इक्तादार या अख्तादार था। परगना कई ग्राम से मिलकर बना था। ग्राम माने बच्चों गांव। तो उसका जो जिम्मेदार व्यक्ति था परगना अधिकारी था। अब बच्चों, गांव जो थी छोटी इकाई थी, मतलब इसको ग्राम भी बोलते थे और गांव भी बोल सकते हैं। तो इसका जिम्मेदार व्यक्ति मुखिया, पटवारी और चौकीदार था। तो बच्चों, इस प्रकार से इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए प्रशासन का विभाजन किया, और उसने बहुत अच्छे से अपना जो राजकाज है बहुत अच्छे से चलाया भी बच्चों। अब है इल्तुतमिश की मुद्रा व्यवस्था। बच्चों, इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किए। उसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, एक चांदी का और दूसरा तांबे का। जो चांदी का सिक्का था बच्चों, उसको टंका कहते थे, और तांबे के सिक्के को जीतल कहते थे। अब बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये सिक्कों का चित्र इनके समय का है, मतलब इल्तुतमिश के समय के ये सिक्के हैं। 1236 ईस्वी में बच्चों इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। बच्चों, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। गुलाम वंश के पहले शासक कौन थे? बताओ। सही अनुमान लगाया आपने, वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में किसकी नींव डाली? बिल्कुल सही बच्चों, आपने सही अनुमान लगाया। कुतुब मीनार की नींव जो दिल्ली में स्थित है, उसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ, जो इल्तुतमिश है वो किस सन में गद्दी पे बैठा? सही अनुमान लगा रहे हो बच्चों, 1210 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे और सुल्तान बने। अब है रजिया सुल्तान, प्रथम महिला शासिका। इनका समय था बच्चों 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी। अब इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपने ही समय में, मतलब अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। सरदारों और उलेमा के विरोध के कारण इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठाया गया। और जो फिरोज थे बच्चों, ये दुर्बल शासक थे, और इन्होंने क्या है, शासन व्यवस्था को अच्छी प्रकार से नहीं चला पा रहे थे। तो 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ गई और सुल्तान बन गई। आपको पता है बच्चों, रजिया से पहले प्राचीन मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानी के रूप में शासन किया, परंतु मध्यकालीन विश्व में रजिया पहली मुस्लिम महिला शासक बनी बच्चों। तो ये रजिया का जो है शुरुआती दौर है बच्चों। अब उसका कार्यकाल कैसा था, कार्यकाल कितने समय का था, उसके बारे में जानेंगे। रजिया का कार्यकाल बच्चों रजिया का कार्यकाल 3 वर्ष 8 माह था।
तो उसने क्या किया, अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सुधार किए, कुछ नए नियम लाई, कुछ नए कानून बनाए। वो क्या करती थी, उन्होंने स्त्रियों का पहनावा पहनना छोड़ दिया बच्चों, और वो जब दरबार में जाती तो बिना पर्दे के जाती थी और युद्ध में सेना का संचालन करती थी। मतलब जब युद्ध होता था तो बच्चों वो युद्ध में सेना का संचालन करती थी। और बच्चों जो अमीर तुर्क थे उनको ये बात पता चल गई थी कि जो रजिया एक महिला है, लेकिन वो एक कठपुतली बनकर जो है उनके अधीन काम नहीं करेगी, मतलब तुर्कों के अधीन काम नहीं करेगी। तो तुर्कों को भी महिला के अधीन काम करना पसंद नहीं था, मतलब उनको पसंद नहीं आया कि वो एक महिला के अधीन होकर काम करें। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, षड्यंत्र कर दिया उसके खिलाफ और उसको गद्दी से हटा दिया। और रजिया के बाद उसका एक भाई और 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने बच्चों। लेकिन बच्चों वो अयोग्य थे, वो ठीक से शासन व्यवस्था को नहीं चला पा रहे थे। तो क्या हुआ, इसके बाद नासुरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठे। अब नासुरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से लेकर 1265 ईस्वी, तो बच्चों 40 तुर्की सरदारों का जो दल था वो अब बहुत मजबूत हो गया था। वो जिसको चाहते गद्दी पर बिठाते और जिसको वो पसंद नहीं करते उसे गद्दी से हटा देते। तो 1246 ईस्वी में सरदारों ने इल्तुतमिश के पुत्र नासुरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया और महमूद ने बलबन को अपना नायक बनाया। जो बलबन है उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया और एक शक्तिशाली जो है सरदार बन गया। बच्चों आप ये एक प्रश्न का जवाब मुझे और दीजिए, इल्तुतमिश ने किस प्रकार के सिक्के चलाए? सही अनुमान लगा रहे हो बच्चों, उसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए। कौन कौन से? चांदी का और तांबे का। अच्छा ये बताओ, चांदी के सिक्के को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, चांदी के सिक्के को टंका बोला जाता था और तांबे के सिक्के को, सही अनुमान लगा रहे हो बच्चों, तांबे के सिक्के को जीतल बोला जाता था। और बच्चों रजिया का कार्यकाल कितने समय तक रहा? सही अनुमान लगा रहे हो बच्चों, 3 वर्ष 8 माह रहा उसका कार्यकाल। अब बच्चों नासरुद्दीन महमूद के बाद बलबन जो है बलबन गद्दी पर बैठे। तो बलबन का जो कार्यकाल था बच्चों 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक था। अब 1265 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठे। अब बलबन जो थे योग्य थे, अनुभवी थे, तो उन्होंने अपना शासन बहुत ही अच्छे से चलाया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए जिससे कि उसकी शासन व्यवस्था अच्छे से चल सके। दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए उसने उसके आसपास के जो जंगल थे बच्चों उसको कटवा दिया और साफ कराया और वहां पर पुलिस चौकी का निर्माण कराया। इसी के द्वारा ही उसने दिल्ली के मेवातियों के विद्रोह को रोकने का सफल प्रयास किया और वो सफल भी रहा, मतलब दिल्ली के मेवातियों को रोकने में वो सफल भी रहा बच्चों। तो बलबन जो था बच्चों कठोर नियम वाला था, उसने अपने शासनकाल में कठोर नियम बनाए थे। बलबन के कठोर नियम, वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। राजा का वचन ईश्वर का वचन था बच्चों। राजा के कार्य की सार्वजनिक जांच नहीं हो सकती थी। बलबन जब दरबार में जाता तो बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठता और ना वो किसी से हंसता और ना ही किसी के साथ जो है वो मजाक करता। बलबन ने दरबार में एक निर्धारित प्रकार के वस्त्र, मतलब वस्त्र जो है वो पहले से ही निर्धारित कर रखे थे और दरबार में बैठने का स्थान भी निश्चित था। मतलब कोई भी आदमी किसी प्रकार का वस्त्र पहनकर और किसी भी स्थान पर बैठ नहीं सकता था बच्चों, इसका सख्त नियम था। बलबन ने
सिजदा और पायबोस की परंपरा प्रारंभ की। सिजदा माने मतलब, सिजदा का मतलब है बच्चों सुल्तान के सामने घुटने के बल बैठकर सर झुकाना बच्चों। और पायबोस का मतलब है कि सुल्तान के पैरों को चूमना बच्चों। अब बच्चों बलबन ने कठोर गुप्तचर व्यवस्था बनाई थी और जो है उसकी जो गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा वो अपने पूरे शासन की खबर रखता था। कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन षड्यंत्र कर रहा है, इसके बारे में वो अपनी गुप्तचर व्यवस्था से पता करता था। और जो राजा का जो प्रमुख कार्य था वो न्याय था, क्योंकि उसकी गुप्तचर व्यवस्था जो थी बहुत मजबूत थी, इसलिए राजा का जो कार्य था वो न्याय करना था। अब बलबन की जो सेना थी बच्चों वो बहुत ही मजबूत थी और वो क्या करता था, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए बार बार अभ्यास कर रहा था और उसने अपनी सेना को खुश रखने का भी प्रयास किया। वो अपनी सेना को खुश ही रखता था बच्चों और उनको समय पर वेतन भी देता था। अब बलबन के समय में नए आक्रमणकारी मंगोल आ गए, तो मंगोल आक्रमण। अब बच्चों क्या हुआ, 13वीं शताब्दी में नए आक्रमणकारी की लहर आ गई और ये नए आक्रमणकारी मंगोल थे और इनका जो गठन किसने किया, चंगेज खान ने इनका नेतृत्व भी किया और गठन भी किया, संगठन किया और फिर उसका नेतृत्व किया। 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य दुनिया भर में फैल गया, मतलब यूरोप से लेकर एशिया से लेकर यूरोप तक वो फैल गया। मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलबन भी अच्छी तरह से मतलब जानता था, उसको अनुभव था कि ये जो आक्रमणकारी है ये भयंकर रूप से आक्रमण करते हैं। बलबन के मंगोल आक्रमण रोकने के उपाय, अब उसने बच्चों कुछ उपाय किए। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्ग माने बच्चों किले को मरम्मत कराई और नए दुर्ग का निर्माण कराया। वहां पर उसने हष्टपुष्ट सैनिकों और अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति करी और उनके लिए शस्त्र और भोजन की पूर्ण व्यवस्था की बच्चों। तो ये था बच्चों बलबन के मंगोल आक्रमण रोकने के उपाय बच्चों अब हम और भी कुछ नया जानेंगे बच्चों। फारसी शब्द मुगल का उद्भव मंगोल शब्द से हुआ बच्चों। अब बच्चों बलबन के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे या जो सुल्तान बने थे वो अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था को नहीं चला पा रहे थे, तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली और एक नए वंश का उदय हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली और एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसको खिलजी वंश कहा गया बच्चों। और बच्चों आज हमने क्या क्या जाना, एक बार इसको हम दोहरा लेते हैं। हमने जाना सल्तनत काल की शुरुआत के बारे में जाना, सल्तनत या सुल्तनत के सामने चुनौतियां थी उसके बारे में जाना, सल्तनत काल के वंश के बारे में जाना, प्रारंभिक तुर्क शासक गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाना, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में हमने जाना, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन तथा उसके कठोर नियमों के बारे में हमने आज इस पाठ में जाना बच्चों। अब अंत में हमने जाना मंगोल आक्रमण के बारे में। तो बच्चों ये आज हमने इस पाठ में विस्तार से जाना। अब कुछ गृह कार्य है, उस गृह कार्य को आपको अपनी कार्य पुस्तिका में करना है बच्चों। इसमें बच्चों एक प्रश्न है, आज के समय में किस किस देश में महिला राष्ट्र अध्यक्ष है, उनकी सूची बनाकर उनके चित्र के साथ अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए। मतलब आपको क्या करना है, उनके नाम भी लिखने हैं और उनके चित्र भी चिपकाने हैं और इसमें आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं, अपने माता पिता की, अपने भाई बहन की, किसी की भी मदद ले सकते हैं। और बच्चों आप इसका चार्ट बना सकते हो और अपनी कक्षा में टांग सकते हो, ये एक टीएलएम का काम करेगा। अब बच्चों दूसरा जो है सही मिलान करना है
मुझे लगता नहीं है ये मिलान आपको आते नहीं होंगे, मुझे लगता है आप ये जो मिलान है बड़ी जल्दी से कर लेंगे। तो सूचिका को और सूचिका को आपको मिलान करना है। तो एक मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। तो टंका और जीतल, टंका और जीतल इल्तुतमिश ने चलाया था। और चलो मैं दूसरा भी बता देती हूँ, सिजदा और पायबोस, सिजदा और पायबोस बलवन ने। तो बच्चों आपको इसका मिलान करना है, किस प्रकार से किसने क्या क्या किया। तो आप, मुझे पता है आप लोग इसको बहुत आराम से कर लेंगे। बच्चों अपने इस पाठ को आप अपनी कार्य पुस्तिका में भी दोहरा सकते हैं और उसके जो गृह कार्य हैं उसको भी आप कार्य पुस्तिका में करेंगे। बच्चों मुझे लगता है ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने देश का विकास करते रहिए। मैं चाहूँगी कि आप आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। तब तक के लिए बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।